अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जब सेकेंडरी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, जो कि हीट के बारे में है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी हीट और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हीट हीट क्या होती है? आप लोग जो है वो इस वर्ड से बहुत फैमिलियर होंगे। हीट के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा, सुना होगा। तो अगर हमें पता करना हो कि हीट क्या होती है, तो हीट बेसिकली क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिसमें हमें मालूम है कि लाइट एक तरह की एनर्जी है, साउंड एक तरह की एनर्जी है, सेम बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसी तरह हीट जो है वो भी एक तरह की एनर्जी है। अब बिकॉज हीट एक एनर्जी है, तो जो हीट है उसका जो एसआई यूनिट है वो भी क्या होगा? जूल, जिसको हम शो करते हैं जे से। हम हीट को कैलोरी के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। और जो रिलेशन है कैलोरी का जूल के साथ वो ये है कि एक कैलोरी इक्वल होती है 4.2 जूल के बराबर। या उसको सब बोल रहे हैं कि 1 किलो कैलोरी इक्वल होती है 4200 जूल के बराबर। अच्छा, अब हीट एनर्जी है, पर सवाल ये है कि हीट कैसी एनर्जी है? हमें मालूम है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें नजर आती है। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों के लिए ऑडिबल होती है। सेम काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है बॉडी की। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पोजीशन और ओरिएंटेशन की वजह से होती है। तो हीट कैसी एनर्जी है? तो इसका आंसर पता करने के लिए हमारे सामने एक तस्वीर है, जिसमें एक ग्लास है जिसमें ठंडा पानी है, और एक कप है जिसके अंदर गर्म होता हुआ पानी है। अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि ठंडे पानी का गिलास और गर्म पानी का कप, इन दोनों में से किसके अंदर हीट ज्यादा होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या गर्म पानी के कप के अंदर हीट ज्यादा होगी, या फिर जो ठंडे पानी का गिलास है उसके अंदर हीट ज्यादा होगी? जब ये सवाल बच्चों से अक्सर किया जाता है तो उनका ऑब्वियसली आंसर होता है कि बिकॉज जो गर्म पानी का कप है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसलिए जो है उसके अंदर हीट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ठंडे पानी के। और मुझे मालूम है कि आप लोगों के दिमाग में भी यही आंसर आ रहा होगा कि क्योंकि गर्म पानी का जो कप है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके अंदर हीट ज्यादा मौजूद होगी। तो क्या ऐसा ही है? नो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक बार अपने दिमाग में आप लोग बिठा लें कि चाहे ठंडे पानी का गिलास हो, चाहे गर्म पानी का कप हो, चाहे हॉट बॉडी हो चाहे कोल्ड बॉडी हो, हीट दोनों बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होगी। ये बात आप क्लियर कर लें कि हीट बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, हीट बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। चाहे कोई बॉडी कितनी ठंडी क्यों ना हो, चाहे कोई बॉडी कितनी गर्म क्यों ना हो, उसके अंदर हीट मौजूद नहीं होगी। तो हीट कहाँ होती है, या हीट क्या है? तो हीट बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांजिट करती है, और हमेशा वो फ्लो करती है एक हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ। तो हीट एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है एक हॉट बॉडी से कूल बॉडी के अंदर। जो एनर्जी बॉडी के अंदर मौजूद है वो हीट नहीं है। जो एनर्जी एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जा रही है, मूव कर रही है, ट्रांसफर हो रही है, वो ट्रांसफर होने वाली एनर्जी जो है वो हीट है। और हमेशा ये नेचर का असूल है कि जो हीट है हमेशा वो नेचुरली फ्लो करती है एक हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ। तो हीट बेसिकली वो एनर्जी है जो ट्रांसमिट करती है, वो एनर्जी जो ट्रेवल करती है एक हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर के अंदर दो बॉडीज हैं, एक हॉट बॉडी है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एक कोल्ड बॉडी है इसका टेम्परेचर कम है। और हमें नजर आ रहा है हीट जो है फ्लो कर रही है हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ। ये बीच में फ्लो होने वाली एनर्जी जो है वो हीट है। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इफ द टू बॉडीज जो मेरे तस्वीर नजर आ रही है डज नॉट कंटेन हीट, देन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे है? तो दोनों बॉडीज में अगर इसके अंदर हीट मौजूद नहीं है तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी है? अगर ये दोनों बॉडीज, जो एक गर्म बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, इनके अंदर हीट मौजूद नहीं है, तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, कि इनके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है? तो उसका आंसर है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम शो करते हैं यू से। तो जो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है,
जो एनर्जी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं किसका, उसका नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का, और हम शो करते हैं सैंपल यू। अब एक और सवाल, इंटरनल एनर्जी है क्या, ये कैसी एनर्जी है? तो हमें एक बात मालूम है कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं। सॉलिड के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है, सेम लिक्विड और गैस के अंदर उनकी रैंडम मोशन होती है उन मॉलिक्यूल्स की। तो जब वो मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं तो हमें मालूम है कि उनके पास उनकी मोशन की वजह से उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो किसी सब्सटेंस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की अपनी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी अपनी मोशन की वजह से। और जब वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे उस मीडियम के अंदर, सब्सटेंस के अंदर मोशन में होंगे, तो उनकी पोजीशन, उनकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही होगी। और जब उनकी पोजीशन चेंज होगी या उनकी ओरिएंटेशन चेंज होगी तो उस वजह से उनके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो जैसा हम नजर आ रहा है तस्वीर के अंदर कि जो इंटरनल एनर्जी है बेसिकली ये सम है, ये एडिशन है दो एनर्जीज का, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो एक किसी सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूं और उनकी मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दूं और उनका मैं सम निकालूं तो वहां पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो बेसिकली फिर सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बाद जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है उनको हम ऐड कर लें तो हमें उस सब्सटेंस की टोटल इंटरनल एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो अगर मैं सबसे सिंपल डिफाइन करना चाहूँ तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। इंटरनल एनर्जी सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का उन तमाम मॉलिक्यूल्स की जो बॉडी के अंदर या सब्सटेंस के अंदर मौजूद होता है। टेम्परेचर, अब हीट की बात कर लिया हमने, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लिंक है इसके साथ वो है टेम्परेचर। और आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे इस टर्म के साथ, टेम्परेचर आप इसको डेली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा मकसद ये है कि हमें इसको डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है साइंटिफिक टर्म्स के अंदर कि टेम्परेचर है क्या बेसिकली। तो अगर हमें टेम्परेचर डिफाइन करना होगा तो उसका तरीका ये है कि हम कहते हैं कि द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस इन बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। बॉडी कितनी गर्म है, उसके अंदर कितनी हॉटनेस है, अगर मुझे उसको डिटरमाइन करना हो, मुझे उसको पता करना हो क्वांटिटेटिवली, नंबरों में मुझे उसको मालूम करना हो कि बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस इन बॉडी, अगर मुझे इस बात को मालूम करना हो नंबर्स के अंदर क्वांटिटेटिवली, तो ये डिटर्मिनेशन मेरी ये करती है टेम्परेचर। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, हम इसको इस तरह की से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू गिव ऑफ एनर्जी इन सराउंडिंग। टेम्परेचर जो है बताती है बॉडी की सलाहियत को कि वो कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगी, कितनी हीट ट्रांसफर करेगी सराउंडिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमरे के अंदर लेट्स सपोज उसका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उस कमरे के अंदर एक गर्म चाय की प्याली रखी है और चाय की प्याली का टेम्परेचर है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मालूम है कि वो चाय की प्याली से हीट निकलेगी और वो ट्रांसफर होगी सराउंडिंग के अंदर। क्यों? बिकॉज चाय की प्याली का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म बॉडी है, और जो हमारे रूम का सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कम है, कूल बॉडी है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉडी का तो ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी सराउंडिंग के अंदर। तो टेम्परेचर क्या है? बेसिकली टेम्परेचर बताता है ये है कि टेंडेंसी
बॉडी की कि बॉडी कितनी एनर्जी देगी सराउंडिंग के अंदर। हमें मालूम अगर ठंडी बॉडी होगी तो वो एनर्जी देगी नहीं, बल्कि उसको उल्टा एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से। अच्छा, अब आपके सामने एक तस्वीर है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपने लेफ्ट साइड पर तस्वीर देखें तो उसमें आपको नजर आ रहा है हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट है उसके अंदर जो वेक्टर है वेलोसिटी इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मतलब क्या है कि जो हाई टेम्परेचर वाला पार्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और जो लो टेम्परेचर वाला पार्ट है उसके अंदर जो है जो मॉलिक्यूल्स का वेक्टर है वेलोसिटी का वो छोटा है, मतलब क्या उनकी स्पीड क्या है, कम है। तो स्पीड कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो नीचे आपको एरो नजर आ रहा है हीट ट्रांसफर का। तो बिकॉज हाई टेम्परेचर की बॉडी उससे जो हीट है वो ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर की बॉडी के अंदर। कब तक, तब जब तक के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना जाए, यानी कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोबारा, एक चाय की प्याली रखी है कमरे के अंदर, तो चाय की प्याली से हीट जब तक निकलती रहेगी जब तक चाय की प्याली का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो इस फेज को, कि जब दोनों बॉडीज जो आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो उसको उस फेज को हम बोलते हैं क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। और हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर जब तक होता रहता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो हमें देख रहे हैं जो तस्वीर है थर्मल इक्विलिब्रियम वाली, इसमें जो दोनों बॉडीज हैं उनकी जो टेम्परेचर बराबर है, उनके मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है, इक्वल है। इंटरनल एनर्जी कैसे दोनों की बराबर है। सेम ही चीज एक्सप्लेन की गई है राइट साइड वाली तस्वीर पर, कि मॉलिक्यूल बहुत तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका टेम्परेचर बहुत हाई है, और अगेन वो हीट ट्रांसफर कर रही है एक हॉट बॉडी से हाई टेम्परेचर से कूल बॉडी की तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ। डिपेंडेंसी फ्लो चार्ट, बेसिकली फ्लो चार्ट आपको समझाने के लिए कि किस तरह ये क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो सबसे बेसिक क्वांटिटी है वो है सब्सटेंस के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उन मॉलिक्यूल्स की, वो ऐड होके, वो सम होके क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं टोटल इंटरनल एनर्जी उस बॉडी की। जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर है, कितनी एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर है, बॉडी की कितनी इंटरनल एनर्जी है, वो डिपेंड करती है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो उस बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अब बॉडी के अंदर अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा डिपेंड करता है उसकी इंटरनल एनर्जी के ऊपर। जैसा हम देखा होगा जब पानी को बॉईल करते हैं, वो पानी जब बॉईल होने के करीब होता है तो उसके अंदर बहुत रैपिड मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की। ये रैपिड मोशन क्यों होती है, बिकॉज की अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। फिर आखिर में हीट फ्लो कैसे होगी, कब होगी, कितनी होगी, डिपेंड करती है बॉडी की टेम्परेचर के ऊपर। अगर दो बॉडीज हैं तो उसमें जो गर्म बॉडी है वो हीट उससे निकलेगी और कहाँ जाएगी, ठंडी बॉडी के अंदर। कितनी हीट फ्लो करेगी डिपेंड करेगा दोनों बॉडीज, जो एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है, दोनों के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अब एक और सवाल, विच इमेज पॉप अप इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ टेम्परेचर। आपके दिमाग में कौन सा इमेज आता है, ये कौन सा इमेज बनता है जब आप ये लफ्ज सुनते हैं टेम्परेचर, या आप टेम्परेचर के बारे में सोचते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इमेज आप सबके ध्यान में आती होगी टेम्परेचर वर्ड सुनने के बाद, वो इमेज एक थर्मोमीटर की होगी। हम टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम टेम्परेचर को इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम टेम्परेचर के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में जो इमेज आती है वो क्या आती है, वो एक थर्मामीटर आती है, जो बेसिकली एक डिवाइस है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। स्केल ऑफ टेम्परेचर,
इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी सिंपली बाय सेंस ऑफ टच। हम सिंपल टच करके हम बॉडी का एक्चुअल एक्यूरेट न्यूमेरिक का टेम्परेचर हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी सराउंडिंग से कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। हम सिर्फ टच करके हम बॉडी की एग्जैक्ट उसकी टेम्परेचर को हम मेजर या उसको हम एग्जैक्ट उसकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। Hence, इसलिए a temperature scale is needed to measure the temperature quantitatively. For this, we must have two fixed reference points. तो इसलिए क्या, जैसा हमें मालूम है कि हमें हर चीज को मेजर करके स्केल चाहिए होता है। हमें लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल चाहिए होता है, हमें टाइम को मेजर करने के लिए हमें जो है वो क्लॉक चाहिए होती है, हमें वेट को मेजर करने के लिए उसका मास मेजर करने के लिए हमें मास का स्केल चाहिए होता है। सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर को एग्जैक्ट नंबर्स में क्वांटिटेटिवली मेजर करना है तो हमें उसके लिए स्केल चाहिए होगा, जो आप अक्सर मेंशन दिखते हैं थर्मामीटर के ऊपर। अब क्या किया, स्केल बनाते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि उस स्केल के अंदर कोई फिक्स पॉइंट्स हो, उसके अंदर कोई रेफरेंस पॉइंट्स हो कि हमें कहाँ से शुरू करना है स्केल को, कहाँ खत्म करना है स्केल को। तो जब हम सिमिलरली जब हम थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर स्केल बनाते हैं तो हम दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब दो पॉइंट कौन होते हैं? एक पॉइंट जो हमने कंसीडर किया वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है, या उसको सब बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है, ये दोनों सेम है। तो हमने पहला पॉइंट जो कंसीडर किया, हमने वो कंसीडर किया कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जहां पर जो आइस मेल्ट हो जाए, या हम इसका बोलते हैं कि पानी जो है वो फ्रीज हो जाए। एंड और दूसरा पॉइंट हमने वो लिया जिसको बोला हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जहां हमारा पानी क्या हो जाए, बॉइल हो जाए एट स्टैंडर्ड प्रेशर, जो कि होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मरकरी। तो पहली बात ये समझ लें कि हमने जो स्केलिंग ली है, हमने जो ये फिक्स, जो हमने ये पॉइंट कंसीडर किए हैं, ये हमने कंसीडर किया स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, जो हमारे होता है सी लेवल के ऊपर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, तो हमने जो, अगर हमने टेम्परेचर के स्केल बनाने के लिए हमने जो दो पॉइंट लिए हमने, वो दो फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, जिस पॉइंट पे हमारी आइस मेल्ट हो जाए, और नंबर 2, जिस पॉइंट हमारे पास जो वाटर है वो बॉइल हो जाए। और हमने क्या किया, हमने सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, हमने तीनों स्केल के अंदर इन दोनों पॉइंट के दरमियान बहुत सारी हमने डिवीजन कर दी, और उस डिवीजन को हमने नाम दिया स्केल ऑफ ग्रेजुएशन का। जैसा आपको इस तस्वीर में आ रहा होगा, हमारे पास एक थर्मामीटर है, उसमें दो स्केल का कंपैरिजन गिवन है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। अब आपको नजर आ रहा है कि हमने इसके बाद दोनों साइड पे, हमने सेंटीग्रेड स्केल पे और फारेनहाइट स्केल पे हमने बहुत सारे डिवीजन किए हैं। तो जो डिवीजन है हमारे पास, जो बहुत सारे डिवीजन है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, हमने इसको नाम दिया क्या? स्केल ऑफ ग्रेजुएशन। अच्छा, तो अगर हम पहले बात करें सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड स्केल की, जो सेल्सियस, अच्छा सेंटीग्रेड स्केल को हम सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं, बिकॉज जिस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था इस स्केल को, उसका नाम सेल्सियस था, उसके नाम पे हमने इसका नाम रखा है सेल्सियस स्केल। तो हमने जो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल लिया है, हमने इसके अंदर जो दो फिक्स पॉइंट लिए हैं, उसमें जो लोअर पॉइंट होता है उसको हमने मार्क किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अपर पॉइंट है हमने उसको मार्क किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप तस्वीर में देखें, जो आपका सेंटीग्रेड वाला पार्ट है उसमें आपको नीचे नजर आ रहा होगा बॉटम के अंदर 0, और ये 0 जो है ये हमारा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, या इसको मैंने बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और ऊपर आपको नजर आ रहा होगा 100, ये 100 क्या हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट है किसका? वाटर का, जहाँ पानी बॉइल होता है। तो हमने किया, हमने सेंटीग्रेड स्केल को हमने कैसा, हमने इसको डिजाइन किया, हमने इसके दो फिक्स पॉइंट ले लिए। लोअर पॉइंट हमने लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है या आइस मेल्ट जाती है, और हमने इसका एक अपर पॉइंट ले लिया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पानी जो है बॉइल हो जाता है। और हमने 0 और 100, हमने इसके दरमियान कितने डिवीजन कर दिए? 100 डिवीजन कर दिए, यानी कि एक डिवीजन जो है वो इक्वल हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। सिमिलरली
अगर बात करूं मैं फ़ारेनहाइट वाले स्केल की, तो जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल होता है इसका जो हमने लोवेस्ट पॉइंट मार्क किया, हमने कितना मार्क किया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो हमने इसका अपर पॉइंट हमने इसको मार्क किया वो कितना किया हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको नजर आ रहा होगा जहाँ सेंटीग्रेड का 0 है उसके सामने ये फ़ारेनहाइट पे कितना मेंशन है 32। तो हम बोलूंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दोनों बातें क्या है वो सही है। इसी तरह आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में बिल्कुल सेंटर में जो ब्लड है, यानी जो इंसान का ब्लड का जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, वो गिवन है हमारे पास। तो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जिस तरह हमने हम सेंटीग्रेड स्केल को डिवाइड किया अपने 4 डिवीजन के अंदर, सिमिलरली हमने फ़ारेनहाइट वाले स्केल को हमने डिवाइड किया 180 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनके दरमियान हमने कितनी डिवीजन की हैं 180 डिवीजन किए हैं, और हर डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 फ़ारेनहाइट। अब आपके सामने एक फॉर्मूला है, अगर हमें सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट के अंदर या फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना हो सेंटीग्रेड के अंदर, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला है सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इक्वल होता है फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर -32 × 5/9। या तो मैं इसको अरेंज कर लूँ तो मैं इसी को इस्तेमाल करते हुए फ़ारेनहाइट को मेजर कर सकता हूँ। तो ये टेम्परेचर हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेंटीग्रेड के अंदर या इसका वाइस वर्सा। अब जो आपके सामने तस्वीर है इसके अंदर आपको दो के बजाय 3 स्केल नजर आ रहा है। एक फ़ारेनहाइट स्केल है, फिर सेंटीग्रेड स्केल है, और उसके बाद एक और स्केल है जिसको मैं नाम दिया हमने केल्विन का। 3 स्केल हमारे पास, फ़ारेनहाइट, डिग्री, फिर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। अब अगर आप वाटर देखें, टॉप पर देखें, आपको जो एरो नजर आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फ़ारेनहाइट के अंदर कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में कितना है 373.15 केल्विन। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, तो बोलेंगे सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट के अंदर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन के अंदर 373.15 केल्विन। सेम अगर बिल्कुल आप नीचे देखें, जैरो नजर आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 273.15 केल्विन। तो कोई आपसे सवाल पूछे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट या इसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, तो बोलेंगे फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन के अंदर 273.15 केल्विन। तो अच्छा, अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, आपको बिल्कुल बॉटम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा एब्सोल्यूट 0। तो जो केल्विन का, जब मैं केल्विन स्केल की बात करता हूँ, केल्विन स्केल के अंदर जो सबसे उसका बॉटम पॉइंट है वो कितना 0 केल्विन है। तो जो 0 केल्विन होता है, यानी जो बराबर है, अगर आप डायग्राम में देखें 0 केल्विन बराबर है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो जो 0 केल्विन होता है, इस टेम्परेचर को 0 केल्विन को हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। अब एब्सोल्यूट 0 क्या है? एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है, वो मिनिमम, वो कम से कम टेम्परेचर है जो हम अचीव कर सकते हैं। साइंटिफिकली अगर हम लोएस्ट टेम्परेचर जो हम अचीव कर सकते हैं वो कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है 0 केल्विन, जिसको बोलते हैं हम क्या एब्सोल्यूट 0। तो साइंटिफिकली 0 केल्विन से लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अब 0 केल्विन कितना होता है, तो अगर मैं इसको देखूंगा, कंपेयर करूँ उसको मैं सेंटीग्रेड के साथ, 0 केल्विन इक्वल है किसके -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं इस बात को सब बोल सकता हूँ कि हम इस दुनिया में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं वो कहलाता है एब्सोल्यूट 0, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 केल्विन, या मैं बोल सकता हूँ कि उसकी वैल्यू होती है
273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं बोल सकता हूँ उसकी वैल्यू होती है कितनी, -459.58 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 केल्विन बोल रहे हैं या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों वो टेम्परेचर हैं जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है अचीव करना इस दुनिया के अंदर, और इसको मैं क्या नाम देता हूँ, उसका नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का। अच्छा, आपके सामने एक फॉर्मूला है केल्विन टू सेल्सियस। अब केल्विन से कितना कन्वर्ट करना सेल्सियस के अंदर, ये इसका वाइस वर्सा। तो हमें मालूम है कि आप देखें टॉप के ऊपर, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पॉइंट पे जो केल्विन है वो कितना हमारे पास, वो है 373.15 केल्विन, यानी कि सेंटीग्रेड स्केल में और केल्विन स्केल में कितना फर्क है, दोनों में फर्क है 273.15 का। या बिल्कुल के बॉटम पे आ जाए, एब्सोल्यूट जीरो पे आ जाए, तो 0 केल्विन जब है तो टेम्परेचर कितना है, -273.15 का, तो उनमें डिफरेंस कितना है 273.15 का। फॉर्मूला क्या हमारे पास, सेंटीग्रेड इक्वल है केल्विन -273 के। तो मैं इस फॉर्मूले से केल्विन को सेंटीग्रेड के अंदर और सेंटीग्रेड केल्विन के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, आज तक हमारा ये तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगी हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मेटल्स, यानी हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, जिसमें आप पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन और आप पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कि कैसा टेम्परेचर बढ़ाने से कम करने से किसी मेटल की लेंथ और उसके वॉल्यूम पे असर पड़ता है। फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन को हम कहाँ किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी इंजीनियरिंग क्या होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पायरोमेट्रिक स्टेप जो आपके कोर्स में शामिल है। फिर हम डायरेक्शन करेंगे बीटा 3 अल्फा जो इन थ्योरी के ऊपर बेस करती है